हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जय हिंद आप सभी को। आई थिंक आई एम ऑडेबल एंड विजिबल। मेरी आवाज़, मेरा वीडियो, सब कुछ अच्छा आ रहा है? ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था। पिछले क्लास में बेसिकली जो इमीडिएट प्रीवियस क्लास था उसमें हमने देखा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। देखो मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ अपने एंड से। अगर आप देखोगे तो पहले के क्लासेस से मतलब डेली जो आपको क्लासेस मिलता है वो बहुत ही अपडेटेड मिलता है। मैं अपने एंड से भी बहुत सारा एफर्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो आप अपने एंड से भी एफर्ट लगाया करो यार। मैं हिंदी इंग्लिश मतलब जो वो गैप है हिंदी इंग्लिश के बीच में उसको भी फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, जितना मेरे से हो पाता है उतना। ठीक है, मैं कोशिश करते रहता हूँ। और पीडीएफ कह लो, एनसीईआरटी का कंटेंट कह लो, हर चीज़ मैं एम्बेडेड कोर्स के रूप में आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है यार। तो आप लोग भी अपने एंड से थोड़ा मेहनत करो। कुछ लोग होते हैं जो लाइव आते ही नहीं है, ठीक है, कि हाँ रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके फ्रेंड में से कोई भी हो इच्छुक पढ़ना, जो पढ़ना चाहे ज्योग्राफी, तो प्लीज़ उनको भी इनवाइट ज़रूर किया करें। तो सर सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया गया था हैरी हेस द्वारा 1961 में, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो सी है, जो सी का फ्लोर है, जो ओशनिक क्रस्ट है, वो कंटिन्यूसली स्प्रेड कर रहा है, वो कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, वो आज भी बनता जा रहा है सर, वो अभी भी बनता जा रहा है, ठीक है। इसका एविडेंस उन्होंने क्या दिया? इसका उन्होंने तीन एविडेंस दिया। तीन एविडेंस क्या दिया? सबसे पहले दिया मिड ओशनिक रिजेस। जो मिड ओशनिक रिजेस है वहां से जो लावा निकलता है सर, उसके कारण जो ओशनिक क्रस्ट बन रहा है वो अभी तक बनते जा रहा है। सबसे पहला एविडेंस ये दिया। दूसरा एविडेंस ये दिया कि अगर आप उन मिड ओशनिक रीजन्स को ऑब्जर्व करोगे, उसको अगर डेमोन्स्ट्रेट करोगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि वो जो लैंडफॉर्म है वो एक दिन में नहीं बना, वो अलग अलग टाइम पे बना है, ठीक है। उसका जो रॉक्स हैं, जो रॉक्स उस रिज से दूर पाए जाते हैं वो ओल्डर हैं, और वो से वैसे रॉक जो कि रिज के करीब हैं वो यंगर है। दैट मीन्स वॉट, कहीं नहीं तो कहीं वो जो ओशनिक क्रस्ट है वो एक दिन में नहीं बना है। और अगर यंगर रॉक्स हमें मिल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, अभी भी वो ओशनिक क्रस्ट या फिर अभी भी जो सी का फ्लोर है वो कंटिन्यूसली बिल्डिंग फेज में है, वो कंटिन्यूसली स्प्रेड कर रहा है। यह दूसरा एविडेंस था। तीसरा एविडेंस उन्होंने यह दिया जियो मैग्नेटिज्म या फिर पैलियो मैग्नेटिज्म। ये क्या होता है कल थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि पैलियो मैग्नेटिज्म होता क्या है, जियो मैग्नेटिज्म होता क्या है, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था इसके एविडेंस से, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करना सब कोई। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, बट मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही है? ये मुझे मैसेजेस नहीं आ रहा, रुक जाओ थोड़ा। आई थिंक कुछ इशू है। आई एम रिफ्रेशिंग फ्रॉम माई एंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब आ रहा? आई थिंक बीच में इंटरनेट की वजह से शायद आवाज़ वगैरह नहीं आया था। अगर थोड़ा भी लैग वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे बताने का कोशिश करें, मैं भी देखते रह रहा हूँ कि कोई इशू ना हो, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं फिर आज के क्लास को। तो ये पूरा कल का बात था। कल जो भी मैंने बात किया था उसको 5 मिनट मैंने रिवाइज करवा दिया। अच्छा हाँ, कल मैंने एक और टेबल आप लोग के लिए बनवाया था, आप लोग को बनवाया था अगर आपको याद हो तो। ये टेबल ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में मैंने एक टेबल बनवाया था, कंपैरिजन टेबल आपको बनवाया था और मैंने समझाया भी था। उस वक्त किसी ने पूछा था कि सर ओशनिक क्रस्ट जो है वो हैवी क्यों होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैवी
क्यों होता है, सॉरी लेस हैवी क्यों होता है। ठीक है, ये इसका मैंने आंसर दिया था, लेकिन गलती से कल कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। ठीक है, तो उस मिस्टेक को मैं अमेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा क्या मिस्टेक हुआ था, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन था कि ओशनिक क्रस्ट ज्यादा हैवी क्यों होता है, तो इसका क्या रीजन है। मैंने क्या बोल दिया था कि इसका यह रीजन है कि ओशनिक क्रस्ट में सिलिका ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कल थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, तो मैं उस गलती को उस मिस्टेक को ओवरकम कर रहा हूं, अमेंड कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा सर, जो ओशनिक क्रस्ट है ना, इसमें सिलिका कम मात्रा में पाया जाता है, सिलिका कम मात्रा में पाया जाता है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें सिलिका ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। व्हाट आई सेड कि इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट द अमाउंट ऑफ सिलिका इज मोर एंड इन द ओशनिक क्रस्ट द अमाउंट ऑफ सिलिका इज लेस। सर इससे क्या फायदा, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना। अगर सिलिका का मात्रा कम है, दैट मीन्स व्हाट, जो अदर मेटल्स होंगे, इंपॉर्टेंट मेटल्स होंगे ओशनिक क्रस्ट में, वो ज्यादा होंगे, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो अदर मेटल्स होंगे वो कम होंगे। सर क्या कह दिया आपने, मैंने बोला कि जस्ट इमेजिन कि ओशनिक क्रस्ट में 40% सिलिका है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ऑलमोस्ट 80% सिलिका है। तो अगर सिलिका का मात्रा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ज्यादा है तो मेटल का मात्रा क्या होगा, कम होगा। मेटल मात्र 20% देखने को मिलेगा, और ओशनिक क्रस्ट में आपको सिलिका का मात्रा कम देखने को मिलेगा 40%। तो सर मेटल का मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग 60%। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, मेटल ज्यादा आपको कहां देखने को मिल रहा है, मेटल धातु आपको ज्यादा कहां देखने को मिल रहा है, मेटल्स कहां देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मेटल्स आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं ओशनिक क्रस्ट में, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कम मेटल्स देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा एक सिंपल सा चीज, जिस भी क्रस्ट में मेटल्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा हैवी होता है। जिस भी क्रस्ट में मेटल्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा हैवी होता है। सर ओशनिक क्रस्ट में मेटल ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, दैट इज वाई इट इज हैवियर, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेटल कम मात्रा में पाया जा रहा है, दैट इज वाई इट इज लेस हैवी। बोलिए सर, सबको समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको। आया। तो कल ये जो भी मेरे से मिस्टेक हुआ था उसको थोड़ा अपने एंड से भी अमेंड कर लेंगे आप लोग, उसको काट के ये लिख लेना। इंसान हूं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारा चीज मैंने बता दिया था आपको, और मैं आपको समझा रहा था, मैंने आपको बताया था मिड अटलांटिक रिज क्या होता है, मिड ओशनिक रिज क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था। मैं आपको समझा रहा था पैलियोमैग्नेटिज्म या फिर जियोमैग्नेटिज्म। मैंने आपको समझाया था दैट अर्थ जो है ये क्या है सर, अर्थ एक सोलेनाइड के रूप में बिहेव करने लगता है। ठीक है, क्यों सोलेनाइड के रूप में बिहेव करता है, क्योंकि जो आउटर लेयर है, आउटर कोर जो है हमारा, वो लिक्विड में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड में है। तो सर ये जो आउटर कोर और इनर कोर का सिचुएशन बनता है ना, उसी वजह से हमारा जो अर्थ है वो सोलेनॉइड के रूप में बिहेव करने लगता है। ऐसा क्यों, तो मैंने कल आपको समझाया था कि ऐसा क्यों, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाऊंगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, कल मैंने ऑलरेडी बहुत इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार रिकॉर्डिंग देखिए, उनको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये है आप लोग का, दिस इज व्हाट, आउटर कोर, दिस इज आउटर कोर। ठीक है, आउटर कोर। नेक्स्ट ये क्या है, ग्रीन वाला, इट इज इनर कोर, इनर कोर। और आउटर को, इनर कोर को लिख देना, ये क्या है सर, सॉलिड है। ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और ये पिक्चर बनाना आप लोग भी। आउटर कोर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा सिस्टम था सोलेनॉइड में कि एक सॉलिड रॉड के चारों तरफ वायर लपेटा हुआ है और उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, जिसके कारण मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। वैसा ही होता है हमारे पृथ्वी में। एक सॉलिड मटेरियल जो कि हमारा है इनर कोर, जो हमारा इनर कोर है वो सॉलिड है।
सॉलिड इनर कोर के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट सर, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। तो जो हमारा इनर कोर है, इनर कोर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, तो इट इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है और फाइनली क्या बन जाता है सर, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और फर्दर क्या हो जाता है सर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होने लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन होने लगता है। ठीक है, क्लियर है सबको, ये समझ में आया था कल? जल्दी बताएं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? और क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इस तरीके से अर्थ में अपना चुंबकत्व आ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भूचुंबकत्व या फिर जियोमैग्नेटिज्म। भूचुंबकत्व या फिर जियोमैग्नेटिज्म। सबको क्लियर होगा ये चीज? तो ये चीज मैं लिखवा दे रहा हूं, लिखिएगा ध्यान से। जियोमैग्नेटिज्म ऐसे करके लिखिएगा, जियोमैग्नेटिज्म या फिर पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म हिंदी माध्यम वाले जियोमैग्नेटिज्म को हिंदी में लिखेंगे भू चुंबकत्व, और पैलियोमैग्नेटिज्म को लिखेंगे पृथ्वी का पूरा चुंबकत्व। ठीक है, ध्यान से अब लिखिएगा इसका डेफिनेशन। ये क्या होता है? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इन द आउटर कोर। ठीक है, ओवर द इनर कोर, जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे सिमिलर टू सोलेनॉइड, सिमिलर टू सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड के बगल में फिजिक्स लिख दे रहा हूं मैं, सिमिलर टू सोलेनॉइड। और फर्दर हिंस द अर्थ induces its own magnetism, its own magnetism, its own magnetism। ठीक है, by creating a magnetic north pole and magnetic south pole, मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल का क्रिएशन होता है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज जियोमैग्नेटिज्म और पैलियोमैग्नेटिज्म। ठीक है, जियोमैग्नेटिज्म और पैलियोमैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म या फिर पैलियोमैग्नेटिज्म। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर कि आपने यहाँ पे एक चीज यूज किया। क्या मैंने यूज किया? मैंने बोला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल। अब आपके मन में आ रहा होगा एक चीज कि सर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल क्या सेम चीज है? चुंबकत्व वाला जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और हमारा जो जियोग्राफिकल उत्तरी ध्रुव है, क्या दोनों सेम है? योर आंसर शुड बी नो, इट इज नॉट सेम। अच्छा देखो, ये थ्योरी में ये एक टॉपिक आया है, ये जियोमैग्नेटिज्म एक टॉपिक आया है और ये टॉपिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अलग से पढ़ाऊं उससे अच्छा है कि मैं इस टॉपिक के अंदर ही इसको इम्बाइब करके पढ़ा दे रहा हूं। ये टॉपिक में ही ये कंप्लीट हो जा रहा है, वरना मुझे इसको अकेले अलग से बताना पड़ता। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इसी टॉपिक में इंक्लूड करके पढ़ा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं आपको, ताकि आपको फर्दर इस टॉपिक को और एक्सटेंड ना करना पड़े। वरना इसका तुरंत थोड़ा सा रिलेशन है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से, मैं अभी करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा सर, यह हमारा पृथ्वी है, यह हमारा पृथ्वी है। हमारे पृथ्वी में यह क्या है सर? यह ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है, जी का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और यह क्या है? ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? ऐसे, NG और SG। ठीक है,
ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ये जियोग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, या फिर कोई आपसे पूछ दे कि सर क्या यही मेरा मैग्नेटिक साउथ पोल होगा और यही मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा? योर आंसर शुड बी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? तो ध्यान से देखो क्यों नहीं होगा। अच्छा एक बात बताना, ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है, और अगर एक कंपास हम लोग रखते हैं, कंपास आप लोगों ने देखा है, कंपास देखा है ना आप लोगों ने, कंपास, एक कंपास रहता है सर ऐसा, जो हम लोग को दिशा बताता है, ठीक है। तो अगर ये मेरा एक कंपास है, दिस इज वन कंपास, ये कंपास है, लेट इट बी, एक कंपास है, और कंपास का एक नीडल है, एक नीडल होता है कंपास में, ऐसा वाला कंपास में नीडल होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो है ये नॉर्थ को दिखाता है, और नीचे वाला क्या दिखाता है? साउथ को। नीचे वाला क्या दिखाता है? साउथ को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात कह रहा हूं सर, अभी के टाइम पे, अभी आज के टाइम पे जो हमारा मूवमेंट ऑफ मैग्मा है, जो हमारा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन दी आउटर कोर, वो कुछ ऐसे स्थिति में है कि आज के वक्त हमारा जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो यहां देखने को मिलता है, मैग्नेटिक साउथ पोल, और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो यहां देखने को मिलता है। सर आज के वक्त, दैट मीन्स क्या मैग्नेटिज्म पृथ्वी का वक्त के साथ साथ चेंज होता है? हां भाई, चेंज होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, वक्त के साथ साथ द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ यूज टू चेंज, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको समझाया था कि यार देखो, आज इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा है, क्लॉकवाइज है। आज से कुछ साल बाद, आज से करोड़ों साल बाद सर ये जो मैग्मा है ये उल्टी दिशा में घूमने लगेगा, और जब उल्टी दिशा में घूमने लगेगा तो सर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोलेनॉइड में हमने ये पढ़ा है कि अगर उस वायर में हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंज कर देते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैग्नेटिज्म है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है, वो वक्त के साथ साथ चेंज होता है, वक्त के साथ साथ चेंज होता है। दैट मीन्स व्हाट? अगर आज का वक्त हम लोग देखें, आज का टाइम अभी 2023 अगर देखें, तो आज के टाइम पे आपको क्या दिखेगा? मैग्नेटिक साउथ पोल यहां पे एग्जिस्ट करता है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहां पे एग्जिस्ट करता है। सर यही वो कारण है जिसके चलते आपका जो नॉर्थ कंपास का जो नॉर्थ वाला नीडल होता है ना, वो इधर अट्रैक्टेड रहता है, वो इधर अट्रैक्टेड रहता है, ऐसे करके आपको नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, आपको नॉर्थ का डायरेक्शन दिखाता है। और साउथ का जो कंपास रहता है, साउथ का जो नीडल रहता है कंपास का, वो इधर का डायरेक्शन दिखाता है। सर क्या हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, यह है नॉर्थ कंपास का और यह है साउथ अर्थ का मैग्नेटिज्म। ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हमारा जो कंपास है ना, कंपास का नॉर्थ वाला जो नीडल है वो हमें साउथ, मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ दिखाता है, और कंपास का जो साउथ है, साउथ वाला जो नीडल है, वो अर्थ का जो नॉर्थ वाला मैग्नेटिक पोल है उधर दिखाता है। सर मेरा क्वेश्चन था कि क्या ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल एक जगह एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जस्ट इमेजिन अगर यहां पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जो नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल है, वो यहां पे एग्जिस्ट किया रहता, तो क्या कंपास, नॉर्थ वाला जो नीडल है कंपास का, क्या वो कभी भी इस डायरेक्शन को दिखाता? नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि सेम पोल रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर। सर ये भी नॉर्थ हो जाता, कंपास का भी नॉर्थ हो जाता, क्या वो लोग दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता? नहीं करता कभी अट्रैक्ट। लेकिन आज के वक्त हमें क्या देखने को मिलता है? जो कंपास है, कंपास का जो नॉर्थ वाला नीडल है, वो इधर इस साइड को अट्रैक्ट करता है, उस डायरेक्शन में दिखाता है। दैट मीन्स व्हाट? कहीं ना कहीं यहां पे क्या है सर? साउथ का मैग्नेटिक पोल है और नीचे में क्या है? नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल। बोलिए ये समझ में आया सबको कि मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग अलग है, और मैग्नेटिक पोल्स अलग अलग होते हैं और ज्योग्राफिकल पोल्स अलग अलग होते हैं। सबको समझ में आया? जल्दी बताएं। सबको समझ में आया? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट। अच्छा एक और चीज लिखना है यहाँ पे, नोट बना के एक चीज लिखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखना है सर नोट बना के? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन
ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैग्मा या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर कोर, the direction of magnetism induced get due to the change in the direction of the movement of magma or electron in the outer core, the direction of the magma induced, the direction of magnetism induced got changed. ठीक है, that means what magnetic north pole and magnetic south pole keep changing in with respect to time. ठीक है, मैंने क्या लिखा? Due to the change in the direction of the movement of magma or electrons in the outer core, the direction of magnetism induced got changed. i.e., that means what? Magnetic north pole and magnetic south pole keep changing with respect to time. क्या मैंने बोला कि सर जो मैग्मा है, मैग्मा का मूवमेंट चेंज होता है आउटर कोर में, इसीलिए हमारा जो मैग्नेटिक पोल है और मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो कीप चेंजिंग होते हैं, वो चेंजिंग करते हुए रहते हैं. वो आज अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है 2023 में, अगर साउथ का मैग्नेटिक पोल यहां पे दिख रहा है और नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल यहां पे दिख रहा है, तो हो सकता है कि 1000 साल पहले, 1000 साल बाद जो साउथ का मैग्नेटिक पोल है वो यहां पे दिखने लगे, और नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल है यहां पे दिखने लगे. ये एक फेनोमेना है हमारे अर्थ का मैग्नेटिज्म का. इट इज अ फेनोमेना ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ आवर अर्थ. सबको समझ में आया? चलो, क्या हो गया भाई? डिलीट कैसे हो गया? अब सुनना ध्यान से, ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है जिसके वजह से पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं पोलर वेंडरिंग. क्या बोलते हैं? पोलर वेंडरिंग. ठीक है, पोलर वेंडरिंग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर वेंडरिंग. Sir, what is polar wandering? Polar wandering is a phenomena in which the magnetism of the earth used to change with respect to time. This is known as polar wandering. ठीक है, अगर आप पोलर वेंडरिंग को देखो, इट इज द माइग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स ओवर अर्थ सरफेस थ्रू जियोलॉजिक टाइम. जियोलॉजिक टाइम मतलब बहुत ज्यादा साल. ठीक है, पोलर वेंडर इज द मोशन ऑफ अ पोल इन रिलेशन टू सम रेफरेंस फ्रेम. ठीक है, ध्रुवीय विचरण. ठीक है, सबको समझ में आया व्हाट इज पोलर वेंडरिंग? एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज पोलर वेंडरिंग एंड व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म. क्या आप लोग लिख लीजिएगा? क्या आप लोग आंसर लगा लीजिएगा? हाँ या ना, जल्दी बताएं. अब मैं बताऊंगा कि इसका क्या रिलेशन है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से. पोलर वेंडिंग समझ में आया सबको? चलिए, वेरी गुड. अब सुनना इसका क्या रिलेशन है हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से. सुनना ध्यान से, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. ठीक है, यह है हमारा पृथ्वी. सर, पृथ्वी में
वक्त वक्त पे लावा आते रहता है बाहर। पृथ्वी का ये सरफेस, दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वक्त वक्त पे नीचे से लावा बाहर आते रहता है। और जब बाहर लावा आता है तो ये कुछ सालों बाद सॉलिडिफाई होकर क्या बन जाता है, रॉक्स बन जाता है। क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है, शैल बन जाता है। अब सुना ध्यान से सर, इन चट्टानों में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फेरस एलिमेंट दिखेंगे। क्या दिखेंगे, फेरस एलिमेंट्स। क्या दिखेंगे, फेरस एलिमेंट्स। फेरस एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, ऐसे तत्व जिसमें आपका आयरन पाया जाता हो। आयरन जिन चीजों में आयरन पाया जाता है उनको हम लोग फेरस मटेरियल या फिर फेरस एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आपको पता है सर कि हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा आयरन मिलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन मिलता है। ये जो लावा है ये कहां से आ रहा है, ये पृथ्वी के भीतर से आ रहा है। ये पृथ्वी के भीतर से लावा आया और सरफेस में आके पसर गया। दैट मीन्स व्हाट, पृथ्वी के नीचे से क्या आ रहा है सर, बहुत सारे मिनरल्स आ रहे हैं। लावा के साथ साथ बहुत ज्यादा मिनरल्स आ रहे हैं साथ में, और वही लावा ठंडा होकर क्या बना रहा है, रॉक्स बना रहा है, चट्टान बना रहा है। और इन चट्टानों में बहुत ज्यादा क्या है, फेरस एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फेरस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स इसमें होते हैं जिसमें आयरन का कण पाया जाता है। अब सुनना सर, आयरन का एक खासियत है, वो उसका क्या खासियत है आयरन का, आयरन का ये खासियत है कि वो मैग्नेटिक डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेता है। आपने देखा होगा सर, आपके घर में कील वगैरह होता है, कील सर आयरन का बना हुआ रहता है, उसको मैग्नेट के साथ चिपका तो चिपक जाता है। ठीक है, मतलब क्या, कोई भी आयरन का चीज है, कोई भी लोहा का चीज है, वो चुंबक के साथ चिपक जाता है, वो चुंबक के डायरेक्शन में जाने का कोशिश करता है। ध्यान से सुनिएगा, इससे क्या हुआ, मान लेते हैं एक समय है, कौन सा समय, लेट इट बी आज से 200 मिलियन साल पहले, लेट इट बी आज से 200 मिलियन साल पहले लावा निकला हमारे पृथ्वी पे, और वक्त के साथ वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ये एक रॉक है जो कि बन गया, ये रॉक बन गया। लावा नीचे से आया था, लावा ठंडा हो गया और ये रॉक बना दिया। ठीक है, और इस रॉक के अंदर क्या है सर, बहुत सारे फेरस, एक सेकंड, रुकना यार थोड़ा। चलिए, सॉरी फॉर दी इश्यू। चलो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला कि लावा जो है वो पृथ्वी के भीतर से आता है और आके सरफेस में फैल जाता है और रॉक बन जाता है। उन रॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे फेरस पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, फेरस एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। और कोई भी अगर फेरस एलिमेंट है या फिर कोई भी आयरन का बना हुआ चीज है, वो हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है, वो मैग्नेट की तरफ अलाइन हो जाता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, 200 मिलियन साल पहले ये रॉक बना, और लेट इट बी उस वक्त जो मैग्नेटिक पोल था वो इधर था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर था और मैग्नेटिक साउथ पोल इधर था, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर था और मैग्नेटिक साउथ पोल इधर था। ठीक है, तो सर इस रॉक्स में जितने भी फेरस एलिमेंट थे वो कैसे अलाइन हो जाएंगे, वो ऐसे 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 अलाइन हो जाएंगे। सर ऐसे क्यों अलाइन हो जाएंगे, सर इस रॉक के अंदर बहुत सारे फेरस एलिमेंट्स हैं, आयरन के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और ये आयरन पार्टिकल्स का खासियत होता है कि वो मैग्नेट के तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो इस रॉक में रॉक के अंदर अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप जाके देखोगे तो जितने भी फेरस एलिमेंट है वो आपको ऐसे अलाइन करते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त 200 मिलियन साल पहले जो नॉर्थ पोल है वो ऐसा था। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा टाइम फ्रेम ले रहा हूं, लेट इट बी आज से 150 मिलियन ईयर अगो, 150 मिलियन ईयर अगो। उस वक्त एक रॉक हुआ करता था,
उस वक्त का ये रॉक है, ठीक है। सर ये रॉक कैसे बना, वही सेम चीज, नीचे से लावा आया, लावा ठंडा हुआ तो रॉक बन गया। अब इस रॉक के अंदर भी फेरस एलिमेंट्स हैं। देखो जो भी चीजें हमारे लावा से बनती है ना, उसमें फेरस एलिमेंट्स होते ही हैं, ठीक है। लेट इट बी 150 मिलियन साल पहले जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक साउथ पोल है वो इस डायरेक्शन में। अच्छा, कैसे सर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वही पोलर वांडरिंग मैंने आपको समझाया ना थोड़ी देर पहले कि ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मैग्मा in the outer core, the magnetism, the geomagnetism used to change. The poles of the polar the magnetic poles used to change. जो magnetic poles होते हैं वो change हो जाते हैं, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन है सर कि वक्त के साथ साथ जो magnetic poles हैं वो change हो रहे हैं, ठीक है। अब देखना सर ये रॉक के अंदर भी क्या है, फेरस एलिमेंट्स हैं। इस बार जो फेरस एलिमेंट्स होंगे वो कैसे अलाइन मिलेंगे, वो ऐसे अलाइन मिलेंगे, वो ऐसे अलाइन मिलेंगे, ठीक है, वो ऐसे अलाइन मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरा टाइम फ्रेम लेता हूं मैं, सब कंक्लूड करवा दूंगा, सब कनेक्ट करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट अब दूसरा टाइम फ्रेम में ले रहा हूं, लेट इट बी आज से 50 मिलियन साल पहले। फिर से एक रॉक है सर जो कि बना हुआ है लावा से और इसमें फेरस एलिमेंट है, ठीक है। लेट इट बी इस वक्त जो हमारा नॉर्थ पोल है वो इधर है और साउथ पोल इधर है, ठीक है। तो फेरस एलिमेंट्स इसमें है, तो फेरस एलिमेंट्स कैसे अलाइन कर लेंगे अपने आप को, ऐसे कर लेंगे अलाइन, ऐसे कर लेंगे अलाइन, ठीक है, ऐसे अपने आप को अलाइन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइम फ्रेम में लेता हूं, लेट इट बी आज से 10 मिलियन साल पहले। एक रॉक है सर जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इधर है और मैग्नेटिक साउथ पोल इधर है। तो ये अपने आप को जितने भी फेरस एलिमेंट्स है किधर अलाइन कर लेंगे, इधर अलाइन कर देंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सर क्या अलाइन खेल रहे हैं आप, क्या अलाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं खेल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। हैरी हैश जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया था वो मिड अटलांटिक रिज के आसपास के चट्टानों का स्टडी कर रहे थे और उन्होंने अपने घर में बहुत सारा रॉक्स लेके आ गए वो, ठीक है। वो अपने घर में बहुत सारे रॉक्स लेके आ गए कि हाँ हमको इसको क्या करना है एक्सपेरिमेंट करना है, हमें इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना है। उन्होंने ये पाया कि यार जो भी मैं रॉक्स लेके आया हूं ना, सभी रॉक्स का जो अलाइनमेंट है फेरस एलिमेंट का वो अलग अलग डायरेक्शन में है। दैट मीन्स व्हाट, उन्होंने कुछ पत्थर लाए, कुछ रॉक्स लाए जो कि कटक था ना, कटक जहां से लावा निकल रहा था, कटक के एकदम बगल वाला रॉक्स को लेकर आए, ठीक है, उसको अध्ययन किया। और कुछ रॉक्स जो कि कटक से दूर था, रिज से जो दूर रॉक्स पाए जा रहे थे, उन रॉक्स को लाए वो। और उन रॉक्स को जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि यार जितने भी रॉक्स है ना, सभी का, ऑलमोस्ट सभी का जो फेरस एलिमेंट का जो डायरेक्शन है, अलाइनमेंट है, वो अलग अलग डायरेक्शन में है। दैट मीन्स व्हाट, ये जितने भी रॉक्स बने हैं सर, ये एक टाइम पे नहीं बने हैं। क्योंकि अगर ये एक टाइम पे बने हुए होते, तो पूरा सभी रॉक्स का, सभी चट्टानों का जो फेरस एलिमेंट का जो अलाइनमेंट होता वो एक डायरेक्शन में होता, वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं होता। सर इससे एक प्रूफ उन्होंने दिया, क्या प्रूफ दिया उन्होंने, ये प्रूफ दिया कि हाँ ये बात सच है कि मिड ओशियनिक रिज के जस्ट बगल में पाया जाने वाला रॉक जो है वो उसका बनने का टाइम पीरियड अलग है, और ऐसे रॉक जो कि उस रिज से थोड़ा दूरी में पाए जा रहे हैं उनका बनने का जो टाइम पीरियड है वो अलग है। अलग अलग कैसे पता चला सर, पोलर वेंडरिंग, जियोमैग्नेटिज्म के वजह से पता चला। जियोमैग्नेटिज्म का फेनोमेना उन्होंने यूज किया और उन्होंने फाइंड आउट किया, उन्होंने खोज निकाला कि यार जो फेरस एलिमेंट हैं रॉक्स में वो अलग अलग दिशाओं में अलाइंड है, अलग अलग दिशाओं को दिखा रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं ये जो रॉक्स हैं, ये जो चट्टान है, टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइम में बने हुए होंगे, अलग अलग वक्त में बने हुए होंगे। बोलिए सर, पोलर वेंडरिंग या फिर जियोमैग्नेटिज्म का कैसे यूज किया हैरी हैश ने और कैसे प्रूव किया कि हाँ सच में जो सी फ्लोर है वो एक वक्त में नहीं बना है, सी का जो फ्लोर है वो एक ही साथ नहीं बना है, वो धीरे धीरे बना है और अभी भी बनता जा रहा है। बोलिए सबको समझ में आया या फिर नहीं आया?
फिर से कमेंट नहीं आ रहा क्या मुझे? क्लास में हैं आप लोग? आ रहा? यार मेरे को चैट नहीं आ रहा आप लोगों का। मेरे को आप लोग का चैट नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपन यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। हो सकता है वोल्केनो के चलते, क्या कहना क्या चाहते हैं? हो सकता है मतलब आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि क्यों हुआ होगा, आपको बता रहा है, हैरी हैश आपको बता रहा है कि ऐसा हुआ था। आप में, मेरे में या फिर किसी में भी ये इतना क्षमता नहीं है कि वो बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा एक और चीज़, सर आपने यूज़ किया वोल्केनो की वजह से हो रहा है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नहीं है कि वोल्केनो क्या होता है, अभी हमने देखा ही नहीं है कि रिज जो है, रिज बन कैसे रहा है, ठीक है, रिज बन कैसे रहा है। और उन्होंने भी तो सेम चीज़ कहा है ना, आप जो चीज़ कह रहे हो कि हो सकता है कि वोल्केनो के चलते होता होगा, क्योंकि कोई लेट से हुआ होगा तो कोई रिसेंट। साहब अगर आप पूरे अटलांटिक ओशन को देखो तो वहां पे एक मेजर रिज आपको देखने को मिलेगा, दैट इज मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। वो जो मिड अटलांटिक रिज है वो समय समय पे लावा निकालते रहता है, समय समय पे वो लावा एक्सर्ट करते रहता है, समय समय मतलब हमेशा, मतलब अभी आज किया तो कल नहीं करेगा वैसा कुछ नहीं है, वो निकाल रहा है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वहां से लावा निकलते रहता है सर, ठीक है, लावा निकलते रहता है। अब सुनना ध्यान से, वो जो लावा है वो धीरे धीरे बहता है बहुत दूर तक। वो जो लावा है वो ऐसा टाइप का लावा रहता है जिसमें विस्कोसिटी बहुत कम रहता है, जिसमें विस्कोसिटी बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि ऐसा द्रव्य जिसमें बहने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेस विस्कस एलिमेंट। जैसे पानी, पानी क्या है सर, उसमें पानी का विस्कोसिटी बहुत कम है, ठीक है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया क्या, विस्कस, विस्कोसिटी बहुत हाई होना, सॉरी सुनना ध्यान से। ऐसे 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 मटेरियल्स, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, ऐसे मटेरियल्स जिसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होता है ना, वो लेस फ्लो कर पाता है। जैसे कि हमारा शहद हो गया, शहद का विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विस्कस है वो, इसीलिए वो कम कम बह पाता है। पानी को अगर देखोगे तो पानी में विस्कोसिटी कम होता है, इसलिए उसमें जो फ्लोइंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हम लोग पढ़ेंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक होता है फीजर टाइप ऑफ वोल्केनो, ठीक है, फीजर टाइप ऑफ वोल्केनो मैं आपको समझाऊंगा। फीजर टाइप ऑफ वोल्केनो में आपको बेसिक लावा देखने को मिलता है, और उस बेसिक लावा का ये फेनोमेना है कि उसमें जो विस्कोसिटी है बहुत ही कम होता है, विस्कोसिटी बहुत कम होता है, इसलिए वो आराम से फ्लो कर जाता है, वो आराम से दूर तक फ्लो कर जाता है। मिड ओशनिक रिज में बेसिक लावा ही निकलता है, और वो जो बेसिक लावा है वो बहुत ही दूर तक फैल जाता है, और वक्त के साथ साथ वो जो बेसिक लावा है वो कंटिन्यूअसली निकलते जा रहा है, कंटिन्यूअसली उस रिज से निकलते जा रहा है। आज भी निकल रहा है, कल भी निकल रहा है, हमेशा निकल रहा है। तो हमारे हैरी हैस भैया ने यही बोला हमें कि जो सी फ्लोर है सर वो कंटिन्यूअसली बनते जा रहा है, आज भी बन रहा है। और इसका साक्ष्य क्या दिया, उन्होंने ये बोला कि यार वो जो रिज है ना, रिज के अगल बगल का जो रॉक्स है वो यंगर हैं, और रिज से जो दूर वाले रॉक्स हैं वो ओल्डर हैं। ये सिंपल सा चीज़ उन्होंने बोला, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना इसमें। इरोजन भी, इरोजन भी होता होगा ना। अच्छा इरोजन का मतलब पता है आपको, इरोजन कहाँ होगा बताना जरा। इरोजन से, तो इरोजन होता होगा तो उससे क्या मतलब हो गया, इरोजन अगर होता है तो उससे क्या मतलब हो गया, हैरी हैश का सिद्धांत उसमें गलत कहाँ हो गया, इरोजन होता है तो। हैरी हैश ने क्या बोला, इतना समझ में आया सबको? हैरी हैश ने क्या बोला, अनवांटेड चीजें बोल रहे हो आप, उसका हैरी हैश के सिद्धांत से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हैरी हैश का सिद्धांत सबको समझ में आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी सबको समझ में आया, विस्कोसिटी वाला जो फैक्टर है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है।
मैं अभी बोलने जाऊँ कि वहाँ से एक्टिव लावा निकल रहा है, बेसिक लावा निकल रहा है, एक्टिव लावा का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है इसलिए वो कम फैलता है, ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा चीज़ें। तो एक सूत्र में चलते हैं हम लोग, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलते हैं ताकि चीज़ें कनेक्ट हो पाएँ एक दूसरे से, ठीक है। और जहाँ तक बात है इरोजन होना और ना होना, उससे कोई मतलब नहीं रखता हैरी हैश, क्योंकि यार ये जो रॉक्स हैं, आज अगर सभी रॉक्स इरोड हो जाते तो इतने पुराने पुराने रॉक्स हमें कहाँ से मिल पाते हैं? क्या सभी दुनिया का सभी रॉक इरोड कर जाएगा? 200 मिलियन साल पहले का सभी रॉक्स इरोड कर जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता सर। उन्हीं रॉक्स को हैरी हैश भैया ने ऑब्जर्व किया, उनको उन्हीं रॉक्स को हैरी हैश भैया ने डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, उनके साथ उन्होंने खेला और ये पाया कि यार वक्त के साथ साथ ये अलग अलग टाइम पे बने हैं। दैट मीन्स व्हाट, कहीं नहीं तो कहीं हमारा जो सी का फ्लोर है वो कंटिन्यूअस बिल्डिंग प्रोसेस में है, वो कंटिन्यूअसली स्प्रेड कर रहा है। अगर एग्जाम में यही आएगा और आपको यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा अगर आपको उत्सुकता है तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लें, ठीक है। आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में समझ में आ जाएगा कि क्यों और कैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। चलो हम लोग पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब सुनना ध्यान से, एक चीज मैं कह रहा हूं, आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ में आया? सर नहीं आया। सर आपको कन्वेक्शनल करंट थ्योरी समझ में आया? नहीं आया। आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी समझ में आया? नहीं आया। सर आपको अगर ये तीनों थ्योरी समझ में नहीं आया तो एक वक्त के लिए मैं बोल भी सकता हूं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में नहीं आया तो बहुत परेशान हो जाओगे आप, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे आप। इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज दिलो जान लगा के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखने का कोशिश करेंगे। अच्छा, जिनको भी कंफ्यूजन है कि ये आज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे एक बारी वॉल्केनो पढ़ा लेने दो, मुझे एक बारी हाँ मुझे बस वॉल्केनो ही पढ़ा लेने दो, मुझे एक बारी वॉल्केनो ही पढ़ा लेने दो। उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मिड ओशनिक रिज में ऐसा क्या हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, ऐसा क्या हो रहा था, ठीक है। मुझे एक बारी वॉल्केनो समझा लेने दो। जैसे कि मैंने पॉलिटी में कनेक्शन करवाया था आप लोगों को, एक चैप्टर का कनेक्शन आज से, मतलब आज कोई चीज़ पढ़ाया उसका कनेक्शन 30 दिन बाद आपको मिल रहा था, वैसा ही कनेक्शन आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जिसका आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पे भरोसा